पीएम मोदी ने बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। बजट समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। कार्यकर्ताओं को बारीकियों से समझाया बजट। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने विकासनगर में चुनावी जनसंवाद कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल जारी। उत्तराखंड में किन्नर समाज की नेता रजनी रावत ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की ग्रहण की सदस्यता। सीएम धामी ने रजनी रावत को पार्टी में दिलाई सदस्यता। और विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। लालकुआ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान नकदी नोटों की खेप की बरामद। मामले की जांच जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर इस वक्त कांग्रेस भी हाथ को साथ देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चुनावी मुहाने पर खड़ा हुआ है उत्तराखंड। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत खास, क्योंकि आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया। देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर कहा कि उन्होंने सभी लोगों के इतिहास देखे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस लड़की की बहन के साथ अत्याचार हुआ है, हमने उसको टिकट दिया है। इसके साथ ही साथ हिस्ट्री शीटर को टिकट दिए जाने के पत्रकारों के सवाल पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने सभी के इतिहास देखे हैं। प्रियंका गांधी ने देहरादून में 18 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया। साथ ही सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा कर दी है। तो जहां एक और आम आदमी पार्टी मुफ्त का खेल खेल रही है, जनता के बीच में मुफ्त के सुहाने वायदे दे रही है, वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपनी मैनिफेस्टो में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनावी दांव खेला है। और इसके साथ ही साथ सीधे तौर पर यह कहा है कि जो पुराने इतिहास हैं दूसरे चेहरों के, वो उन्होंने देखा है। और आइए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं पिथौरागढ़, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन हो, हमने इन सभी में बढ़ोतरी करी है, इन सभी के मानदेय को बढ़ाया है। पहले घर में अगर 2 बुजुर्ग होते थे तो अब दोनों की लड़ाई आपस में ना हो, पेंशन को लेकर लड़ते थे। पेंशन 1200 मिलती थी, बुजुर्ग दंपति आपस में लड़ने लगते थे। हमने तय किया कि अब हम बुजुर्गों को लड़ने नहीं देंगे और अब पेंशन एक को नहीं मिलेगी, अब ये पेंशन दोनों को मिलेगी। इसका भी शासनादेश जारी हो गया। ऐसे अनेकों कार्य हमने किए हैं भाइयों बहनों। हमने बहुत सारे नई खेल नीति लाए, नई हम शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आई है, एनसीईआरटी की किताबें हमने लागू की हैं। 10वीं और 12वीं और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए हमने मुफ्त में टैबलेट देने की व्यवस्था की है, जो 12-12 हजार रुपए उनके खातों में आने प्रारंभ हो गए हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक मुफ्त किताबें देने का भी हमने शासनादेश कर दिया है, उसकी भी धनराशि जारी हो गई है। ऐसे अनेकों कार्य हमने किए भाइयों बहनों। अब मेरे से लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं, मैं दौरा हट गया था तो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि बेटा, मैंने उनसे कहा बाबूजी, बुबू, ये जो हमारे यहाँ प्रत्याशी थे अनिल शाही, इस आशीर्वाद दे दिया तो जानते हैं उनकी किस में है कि बेटा आशीर्वाद तो हम जरूर दे लो, एक बात सब तुम काम बहुत निक करी, लेकिन तुम समय बहुत कम मिली, टाइम बहुत कम मिलके यो टाइम में देश के प्रधानमंत्री जी और हमारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्रीय हाईकमान 5 महीना समय दी
कि उत्तराखंड में जतुगले समय तो आप पिथौरागढ़ से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि सरकार ने बीते वर्षों में जो काम किया है वो उत्तराखंड में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इन सबके बीच आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तराखंड राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच चुनाव प्रचार कर जनता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए 2017 में कांग्रेस की सरकार में रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने के लिए जुम्मे की छुट्टी की घोषणा की थी। तब देवभूमि की जनता की नाराजगी के कारण हरीश रावत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था और कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी। लेकिन इस बार फिर से मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस की ओर से मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ी है और उन्हें लुभाने के लिए कांग्रेस से बागी हुए मोहम्मद आकिल अहमद ने मुस्लिम सेवा संगठन से भी लड़ने की बात कही। मुस्लिम समाज की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अपना फैसला पलटा और आकिल से दोबारा हाथ मिला लिया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि देहरादून में मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अब एक यूनिवर्सिटी भी अलग चाहिए। अलग यूनिवर्सिटी की जरूरत है। उधर बीजेपी ने इस पर सवाल उठा दिया है कि जिन लोगों ने देवप्रयाग में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने का विरोध किया वही लोग उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं। की वजह से मुस्लिम को यहाँ पर टिकट दिया जाए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि भाई यहाँ पे 10 सीटों में मुस्लिम को टिकट दिया जाए, जबकि 10 सीटों पे हर सीट पे मुस्लिम है संख्या। यहाँ पे भी आपके 25-26 हजार वोट हैं विकासनगर में, आपके जो है सहसपुर में जो है 55-60 हजार वोट हैं, धर्मपुर में 60 हजार वोट हैं, रायपुर में 23 हजार वोट हैं। हर सीट पे जो है इन 10 सीटों में जो है मुस्लिम जो है प्रभावित करता है इन सीटों को। क्या एक सीट मुस्लिम के लिए नहीं आप दे सकते? जो है आप कहते हैं कि आप पार्टी सबकी है, सबको साथ लेके चलती है। अरे मुस्लिम आज की डेट में अगर कहीं कट्टर वोटर है कांग्रेस का तो वो मुसलमान है, आप उनको जो है दरकिनार करके चलोगे, ऐसे पार्टी जो है आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता जो है पार्टी जो है इस तरीके से जो है आपको सरकार बनाएगी या आगे बढ़ने का काम करेगी। जो है जब तक इंसाफ की बात नहीं होगी, बैलेंस बना के नई पार्टी चलेगी, मुझे नहीं लगता आप जो है कांग्रेस की जीत होगी। और वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद का मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाला बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ठीक नहीं लगा है। उनकी क्या राय है, इस पर उनकी राय जानने की कोशिश की है ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ मौजूद है। धामी जी, विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में देखा जुम्मे की छुट्टी दी थी, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण करती रही है। देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी न्याय के साथ काम नहीं किया है, हमेशा तुष्टीकरण किया है। और इनकी पिछली सरकार में भी तुष्टीकरण देखा जाता था। उन्होंने तुष्टीकरण के काम किए, जब किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी, जुमे की नमाज के लिए इन्होंने छुट्टी की। और अब जब आज चुनाव में वो 4 धाम की बात कर रहे हैं, 4 धाम, इनका 4 धाम देवभूमि के अंदर, इनके 4 धाम का मतलब यही है कि उत्तराखंड के अंदर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। सर, क्या मुस्लिम वोटर साध कर कांग्रेस सरकार में आ पाएगी? देखिए, हमेशा कांग्रेस ने केवल और केवल वोटों की राजनीति की है। कभी उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है, देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है। आज भी जो सौदा कर रहे हैं केवल वोटों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, वो इनकी चाल अच्छी तरह समझती है। लगातार देख रहे हैं प्रदेश में पूरा माहौल एक तरफा है और अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, अब की बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 60 पार का नारा हमारा पूरा हो रहा है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करी और साफ कहा है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उत्तराखंड में एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति करके 4 धाम को छोड़कर एक तरीके से उत्तराखंड में मुस्लिम बसाने के काम कर रही है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। कृष्णा, बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की नीति और नियत में आज भी तुष्टीकरण की राजनीति छिपी हुई है। ये तुष्टीकरण वाला बयान, ऐसा बयान, क्या ये कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा करेगा या फिर जिस तरह से देवभूमि में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, इस बयान से बीजेपी के लिए एक चुनौती है? कृष्णा। बिल्कुल लावनी, देखिए निश्चित तौर पर अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव 2017 की, तो उससे पहले भी कांग्रेस ने एक फरमान जारी किया था। जुम्मे की छुट्टी उन्होंने, हरीश रावत ने घोषणा करी थी कि हर एक फ्राइडे को सरकारी जो भी कर्मचारी है वो 1 घंटे के लिए जुम्मे की छुट्टी
के पढ़ने जा सकता है, जिसके बाद उसका लंच स्टार्ट होगा। लेकिन काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी देवभूमि उत्तराखंड में हरीश रावत के उस घोषणा की, जिसके बाद अगले ही दिन वो मुद्दा जो है हरीश रावत ने उसकी घोषणा वापस ले ली थी, उसका पूरा उस पर आधार फिर किया था, जिस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज़ ने भी प्रमुखता से उठाया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जब 2022 आ जाते हैं तो 2000 हमने देखा था कुछ दिनों पहले कांग्रेस में जब टिकट बंटवारा हुआ था तो उसमें काफी बगावत के तौर देखे गए थे। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि आकिल अहमद सामने बैठे हुए हैं, जो एक तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं और कांग्रेस से ये रूठ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिले की 10 विधानसभाओं में से किसी भी विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी नहीं चुनती है, क्योंकि सहसपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुल जो है पूरे सहसपुर विधानसभा आती है। काफी जनसंख्या जो है वो मुसलमानों की उस सीट पर है, जिस वजह से आकिल अहमद जो है नाराज हो गए थे और कांग्रेस का दामन छोड़ मुस्लिम सेवा संगठन से जो है वो चुनाव में उतरने जा रहे थे। लेकिन आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने उनको मना लिया, जो फिर मनाने के बाद जब वो कांग्रेस प्रत्याशी का साथ देने वहां मौके पर पहुंचे और एक तरीके से घोषणा करने पहुंचे कि हमारी पूरी टीम जो है इस प्रत्याशी के साथ है, इसी का समर्थन आपको करना है। बातों बातों में ही उन्होंने कहा कि जो मेरी नाराजगी थी, जो मेरी मांगी थी, मैंने पूर्ण जो है वो उत्तराखंड चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव से भी बात करी है, उन्होंने पूरी सहमति जताई और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी बताया, हरीश रावत को भी बताइए तो उन्होंने भी इस बात की सहमति जताई है कि यदि हम उत्तराखंड में सरकार में आते हैं तो सहसपुर विधानसभा में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लावण्य देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है कि उत्तराखंड में एक टाइम पर इनकी जनसंख्या कुछ भी नहीं थी, अब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो अपने लिए अलग अलग एक तरीके से डिमांड करते जा रहे हैं। मदरसे और मस्जिद तो इनकी तमाम जगह हम सहसपुर विधानसभा में देखते हैं, मगर उसकी बढ़ती हुई मांग के बीच अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इनके लिए आगे आ गई। अगर सहसपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो सहसपुर विधानसभा में इतनी बड़ी संस्थाएं हैं जो वो सैकड़ों की संख्या में मौजूद है, क्योंकि देश भर से छात्र आके वहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको एक अलग यूनिवर्सिटी चाहिए। जिस बयान की जो है किरकिरी एक तरफ हो रही है, उत्तराखंड में पूरी चारों तरफा सोशल मीडिया पे बयान जो है सुर्खियों में बना हुआ है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। मुख्यमंत्री ने खुद इस पर चिंता जताई है और कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि इसीलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि नीति और नियत तो कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति की रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस बयान से क्या कांग्रेस को फायदा होगा या फिर कांग्रेस के ने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया। आप जैसा बता रहे हैं कि जिस विधानसभा पे ये बात हो रही है वहां पर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ी है। पूरे देवभूमि की अगर हम बात करें, मुझे याद है कि आपने वो उस खबर को कवर भी किया था जब शक्ति प्रदर्शन कर दिया गया था। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों से मुस्लिम समुदाय के लोग निकले थे और एक बड़ी सभा की गई थी, बाकायदा वो शक्ति प्रदर्शन था। तो इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा या फिर अपने लिए कांग्रेस ने गड्ढा खोद लिया? बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की लावनी बात करते हैं तो उत्तराखंड प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायक है। कलियर विधानसभा और मंगलोर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उन्हीं पर दोबारा एक तरीके से कांग्रेस ने विश्वास जताया है, क्योंकि ये दोनों विधानसभा देखिए हरिद्वार जिले में आती है, वो पूरी मुस्लिम बहुल्य विधानसभा है। एक तरीके से वहां पे भी पहले कभी हिंदू विधायक हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ी है तो धीरे धीरे करके वहां के प्रतिनिधि भी अब मुस्लिम होने लगे हैं। गांव ग्राम प्रधान से लेकर विधायक तक अब मुस्लिम हो चुके हैं, जिसको देखते हुए अब देखिए सहसपुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लगातार मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। जिस तरीके से आकिल अहमद खुद सभा में बैठ के बोल रहे हैं कि सहसपुर विधानसभा में हमारे 50-55 हजार वोट है, तो हमारा एक मुस्लिम प्रत्याशी होनी चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारी बातों को सुन सके। लेकिन अब उम्मीद इतनी बढ़ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कोशिश कर रही है, जो एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि हिंदू एक तरीके से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि देवभूमि की जनता ने जब ये बातें सुनी थी हरीश रावत की 2017 से पहले कि हरीश रावत जो है मुसलमानों को 1 घंटे का जो है जुम्मे पर ब्रेक दे रहे हैं, जिसकी चौतरफा निंदा भी करी थी और लोगों ने कड़ा विरोध भी जताया था, जिसके बाद 2017 को हरीश रावत को 2 विधानसभा सीटों से और पूरी कांग्रेस को शिगुफा तो छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है, खुद राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वहां पहुंची हुई हैं, जिक्र है क्या इस जो 18 बिंदु उसमें भी कुछ इस तरीके का जिक्र नजर आता है? क्या तुष्टीकरण का रंग नजर आता है उस मैनिफेस्टो पर? देखिए कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कोई भी तुष्टीकरण का हम जिक्र नहीं कह सकते, कहीं से कुछ तुष्टीकरण उसमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक आधारशिला पे रखा ही नहीं गया है। उसमें कुछ भी प्रमुखता से बातें रखी गई उत्तराखंड में 4 धाम है उसके भविष्य को लेकर कोई भी बातें नहीं रखी गई है, हिंदुत्व को लेकर कोई बातें रखी गई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस के दावे हो रहे थे कि उत्तराखंड को एक आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, जब आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से घोषणा करी थी आध्यात्मिक राजधानी बनाने की, उसके बाद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा था। लेकिन देखिए 4 धाम से जुड़ाव कोई भी कांग्रेस पार्टी का नहीं देखा गया है, तो सिर्फ फिजूल की बातें हम कह सकते हैं और दावे, क्योंकि भविष्य में आने
वाले नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कारनामे कांग्रेस के लगातार सामने आ रहे हैं उससे हम साफ कह सकते हैं जिस तरीके से 2017 में भी हरीश रावत को 2-2 विधानसभा सीट से बाहर का रास्ता दिखाया था और कांग्रेस को भी एक तरीके से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, क्या अब उसी राजनीति पर उतरकर, उसी प्रतिक्रिया पर उतरकर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने की सोच रही है? तो एक बहुत दूर की गलतफहमी है लावनी। 18 बिंदु जो खास तौर से हैं, जरा आप क्या बता सकते हैं कि मैनिफेस्टो में क्या विशेष बातें कांग्रेस ने देने की कोशिश की है? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर कांग्रेस वापस लौटेगी। किस आधार पर ये वापस लौटने की बात कही गई है? वो मैनिफेस्टो क्या कहता है? बिल्कुल आपने देखिए, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले जनता को लुभाने के लिए उन्होंने जिक्र किया है वो पहले साल में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का किया है, जिस पर जनता कुछ भी विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आएगी तब देगी, लेकिन 200 यूनिट जो है अगले साल से देगी। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने जितने भी विभागों में भर्तियों पर रोक लगी है उस पर तुरंत उसको हटाने के लिए कहा है और भर्तियां तुरंत ही सरकार आते ही उनकी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कहें तो भू कानून का भी उनमें जिक्र किया है। अगर प्रदेश में काफी हद तक जो है भू कानून की मांग करती रही, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी उसका समर्थन किया था कि प्रदेश में भू कानून लागू हो। इस बीच जो है कांग्रेस ने उसे मैनिफेस्टो में भी उसका जिक्र किया है, एक बिंदु में भू कानून को भी रखा गया है। तो ये तमाम जो है मुख्य पहलू में हम बात कर सकते हैं। 200 यूनिट बिजली जो है वो दूसरे साल में दी जाएगी, 100 यूनिट बिजली जो है पहले साल में दी जाएगी। भू कानून जो एक तरीके से बेरोजगारी उत्तराखंड में काफी हद तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूर कर दी और अभी भी जिन विभागों पर भर्तियों पर रोक लगी हुई है तो उसमें भी कांग्रेस ने हटाने की बात करी है। तो यही बड़ी वाली बात होगी कि जनता इस पर कितना विश्वास जताती है। लेकिन उस लिहाज से कृष्णा, लेकिन इस लिहाज से अगर देखें तो इसमें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ अलग बातें नजर तो आती नहीं है। जैसा कि कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम इस बार वैकल्पिक तस्वीर रखेंगे अपने मैनिफेस्टो के जरिए, वो वैकल्पिक तस्वीर नजर नहीं आती है। मुफ्त का शिगुफा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी छोड़ा गया है, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं से उस मुफ्त को चुनौती देने के लिए उस दूसरे मुफ्त को लाया गया। दूसरी जो भी बातें हैं उसमें विकास को लेकर कोई खास बात नहीं की गई है, जबकि सीएम धामी या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी किस तरह से पहाड़ों पर ही यूटिलाइज हो, इसे लेकर एक रोड मैप तैयार किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने और उसी को लक्ष्य बनाकर काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्या कोई लक्ष्य इस तरीके का दिखाया हो? इस मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात तो नजर आती नहीं है। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के सिर्फ हमको दावे देखने को मिले थे और उन्होंने जो जो वादे जनता से किए थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले वो लगातार जो भी प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहा था वो तमाम जनता से वादे कर रहा था, उनको उनका भविष्य बता रहा था कि जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा वो एक आम जनता का मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस का नहीं होगा। लेकिन आम जनता के लिए उसमें कोई भी खास बातें नहीं देखी गई है कि आम जनता को उससे कुछ लाभ होगा। तो अब बड़ी बात यही होगी लावनी देखने वाली कि आने वाले दिनों में कल या परसों में बीजेपी का भी मैनिफेस्टो जारी होने वाला है। बीजेपी ने आज जब इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो इन्हें कोरी घोषणाएं बताई और आम जनमानस के लिए कुछ भी इसमें साधन नहीं बताया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। लेकिन अब बीजेपी ने भी कहा है कि जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो वो आम जनता का मैनिफेस्टो आएगा, जो भी उसको देखेगा हैरान हो जाएगा और भाजपा पे विश्वास करने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं वे आम जनता से पूछकर और उनकी रायशुमारी के बाद ही मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं लावनी। तो मैनिफेस्टो आम आदमी के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए कोई खास जगह नजर नहीं आती और इन सब के बीच वायदे और दावे जरूर कांग्रेस के हैं। एक बार फिर से जरा उस खबर पर वापस लौटते हैं जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दम भरा जा रहा है, खास तौर से क्योंकि मुस्लिम चेहरे हैं। अकील अहमद, प्रियंका गांधी वहां मौजूद हैं। क्या प्रियंका ने अकील के इस बयान को किसी तरह से एंडोर्स किया है? मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए पहले भी हरीश रावत ने जो कहा था, जो किया था, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। उसके बावजूद भी अगर अकील ऐसी बातें कर रहे हैं इस साल के चुनावों के लिहाज से, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसे एंडोर्स करते हुए नजर आ रही है या फिर दूरी बना रही है ऐसे बयानों से? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी इस समय मजबूर है, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, 70 में से सिर्फ 11 विधानसभा सीट पर ही दर्ज हासिल उसने करी थी। लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार एक तरीके जनता के बीच लगी हुई थी। कोरोना काल में कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, जनता के बीच जाने के हमेशा वो दावे करती रही कि कांग्रेस सभी तरीके से मदद उनकी कर रही है। लेकिन अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब मांगे हो रही है तो अकील अहमद देखिए कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस छोड़ जाते हैं वो मुस्लिम सेवा संगठन में शामिल हो जाते हैं और शाहजपुर विधानसभा से एक तरीके से वो मुस्लिम सेवा संगठन के प्रत्याशी भी घोषित हो जाते हैं और वो खुद कहते हुए नजर आते हैं कि शाहजपुर विधानसभा में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके सहारे से हम आराम से
सत्ता में आ सकते हैं, हमारा एक मुस्लिम विधायक हो सकता है। तो मुस्लिम सेवा संगठन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सत्ता एक तरीके से जब उन्होंने चुनाव लड़ने का अनाउंस किया था, 15 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें से एक सहसपुर से अकेले मत है। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर हम लोग जीतते हैं तो आपके क्षेत्र में हर एक स्कूल में उर्दू का टीचर भी दिया जाएगा, 7वीं क्लास तक जो है लड़कियों की पढ़ाई जो है फ्री कराई जाएगी। मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनको आगे पढ़ाई में सब्सिडी दी जाएगी, अगर वो कॉलेज में भी पढ़ती है तो उनकी पढ़ाई वहां पे भी फ्री करवा देंगे। तो इन सब के दावों के बीच जब कांग्रेस हाईकमान ने उनको मनाने के लिए पहुंची तो कांग्रेस इतनी मजबूर हो गई सिर्फ आकिल अहमद के लिए कि उनको इतने झुकना पड़ा कि उनको एक यूनिवर्सिटी की मांग जो उन्होंने करी आकिल अहमद ने, तो उनकी मांग पे जो है उसको हामी भरनी पड़ी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस कितनी मजबूर हो चुकी है अपने प्रत्याशियों तो को और फिर अपने तो उस लिहाज कार्यकर्ताओं से को कांग्रेस ने मनाने अपने के लिए गड्ढा पहले ही खोद लिया, क्योंकि हरीश रावत के इस बयान की चौतरफा निंदा हुई थी शुक्रवार को की छुट्टी को लेकर। जब उन्होंने बयान दिया था, अपने डिसीजन को ही जो उन्होंने निर्देश दिया था उसको ही वापस लेना पड़ा था। और अब एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर राग अलापा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी से एंडोर्स करती है तो फिर कांग्रेस ने तो पहले ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव से 15-16 दिन पहले ही कांग्रेस एक बार फिर अपने लिए गड्ढा खोद चुकी है, एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। क्योंकि हमने 2017 में भी देखा था जिस तरीके से हरीश रावत ने जुम्मे का ब्रेक दिया था, उनकी तमाम राज्य में किरकिरी हुई थी, जिनका उनके हालांकि उन्होंने वो आदेश वापस ले लिया था अपना, मगर फिर भी उन पर जनता, देवभूमि की जनता ने विश्वास नहीं जताया था। लेकिन एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस की सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इतनी मजबूर हो चुकी है राज्य में कि अपने कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए और मुसलमान वोटर को साधने के लिए तो वो मुस्लिम अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से आकिल अहमद को सीधा प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दे दिया है और उनसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा भी उत्तराखंड में बनाने के लिए किया है। तो उत्तराखंड की देखिए तुष्टीकरण की राजनीति है। अब जनता के ऊपर बात होगी किस पर मन बनाएगी, क्योंकि सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम जनसंख्या अगर जिस तरीके से आकिल अहमद खुद बोल रहे हैं कि 50-55 हजार है, तो महज वो एक विधायक बनाने के लिए कामयाब होती है। अगर मुसलमान पक्ष का एक तरफा वोट कांग्रेस से जाएगा तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कांग्रेस डर गई है, क्योंकि ये ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें, और यहाँ पर एमआईएम, सपा और बसपा ने भी आंखें लगाकर रखी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना वोट कटने का डर सता रहा है कांग्रेस को इन सीटों से और इसीलिए उन्होंने ये शगुफा छोड़ा है? बिल्कुल लावण्य, देखिए खास तौर पर हम कह सकते हैं कि सहसपुर विधानसभा में हमेशा बगावत के शोर देखे गए और वो खासकर कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि 2012 से जब आरिंदर शर्मा को टिकट मिला था तो बागी में आ गए थे, वहां से जाहिर अहमद, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तमाम अपने वोटर जो है अपने पक्ष के वोटर, क्योंकि मुसलमान वो थे तो मुस्लिम वोट के जो एक खेमे के वोट थे तो उनको गए थे, जिस वजह से 2012 में कांग्रेस उस विधानसभा में सत्ता हासिल नहीं कर पाई। लेकिन 2017 की बात आती है तो कांग्रेस में तैयारी कर रहे आरिंदर शर्मा, जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी सहसपुर विधानसभा जी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शिगुफा तो छोड़ दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति क्या कांग्रेस के लिए ही घातक साबित होगी? क्योंकि इसके पहले भी हरीश रावत ने कई ऐसे डिसीजन लिए थे मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए, अपने ही डिसीजन को उन्हें वापस लेना पड़ा था, विरोध के सुर देवभूमि में उठे थे और इस समय भी विरोध हो रहा है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम पर तो बवाल होता है, तो फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस आगे कैसे बढ़ सकती है? थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और क्योंकि हम विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं तो पार्टियों की तैयारियों की बात करना भी स्वाभाविक है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर उत्तराखंड के विकासनगर पहुंचे। आपको बता दें कि जो स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हुई है उसमें हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का भी नाम शामिल है और इसीलिए जयराम ठाकुर ने चुनावी जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जयराम ठाकुर का स्वागत किया। चुनावी जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान की तरफ से दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। साथ में इस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना सिंह चौहान जी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक विधायक के नाते। अब चौथी बार यहाँ पर विधायक हैं और जो परिस्थिति और जो जोश और जो जुनून हम देख रहे हैं सब साथियों में, निश्चित रूप से 5वीं बार बहुत बड़े अंतर के साथ फिर से चुन करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आस पड़ोस में हैं, हम पड़ोसी हैं, हम बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं।
आज उत्तराखंड को हमारे सहयोग की आवश्यकता है पार्टी के साथियों को, तो उसमें हम सहयोग देने के लिए यहाँ पर। इधर उत्तराखंड में किन्नर समाज की नेता रजनी रावत ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सीएम धामी ने रजनी रावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी संगठन से जुड़ने पर उत्साहित किन्नर समाज के लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी का फ्लैश लाइट लहराकर स्वागत किया और अपना समर्थन व्यक्त करते हुए नारे भी लगाए। मौके पर रजनी रावत ने कहा कि भाजपा ही समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और उनके विकास के बारे में सोचती है। अब उत्तराखंड में सीएम धामी के पहल पर किन्नर समाज को राजनीतिक संरक्षण मिला है। पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई सीएम साहब के पास में यूं आयु, ये सच्चे पार्टी बीजेपी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, हमारे उत्तराखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे आगे हमारे जड़ मजबूत है। कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के मेरे भाई पुष्कर धामी सीएम साहब मजबूत है। अब मुझे कोई संशय नजर नहीं आता है कि एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और वैसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से हर क्षेत्र में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से बिंदु खत्ता के गोला रोड में चेकिंग के दौरान एक वाहन में नकदी नोट की खेप बरामद हुई। ये नकदी नोट लगभग 2 लाख रुपए इसके बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। इसके लिए आदर्श आचार संहिता जैसे कि लागू है निर्वाचन की ओर से, तो इसमें जो टीमें लगाई गई है अभी एसएसटी, एफएसटी इत्यादि, ये जो अवैध तरीके से जो गतिविधियां होती हैं इन पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। इसमें सारी टीमें मुस्तैद हैं, अच्छी तरह से कार्य। आज एक पिकअप जैसे इधर से आ रही थी, सारे वाहन आते जाते चेक किए जा रहे हैं। तो पिकअप जो अभी गोला गेट की तरफ से आ रही थी, उसको जब चेक किया गया तो उसमें जो चालक था उसके पास से 1,91,350 रुपये बरामद किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें पूरे ज़िले में एसएसटी टीम, एफएसटी टीम संचालित की गई हैं। हमारी टीम एसएसटी 5 नंबर बिंदु खत्ता कार रोड में है। ये मजिस्ट्रेट साहब हमारे दीप चंद सनवाल जी हैं, इनके इसमें साथ में हम लोग चेकिंग कर रहे थे। तो आज एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी वहाँ से, तो उसे रोका तो उसमें से 1,91,350 रुपये बरामद हुए हैं। जबकि आदर्श आचार संहिता में नियमानुसार 50,000 से अधिक का कैश बिना वैध कागजातों के ले जा नहीं सकते थे। तो इसमें चालक है रिजवान अहमद, जो बेड़ी के रहने वाले हैं। ये मौके पे जो है इस नकदी को कब्जे लिया गया है और इनको हिदायत दी गई कि आप अपना वैध कागज़ दिखा के आरओ साहब के वहाँ से रिलीज़ करा लेंगे। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।